तो ये वाला चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा सोच सकते हो कि आप ये 8 मार्क्स का ये वाला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 18, और 8 मार्क्स का आएगा चैप्टर नंबर 19, और ये दोनों चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। चैप्टर नंबर 18 कनेक्टेड है किसके साथ? चैप्टर नंबर 19 के साथ। मतलब 18 जब समझ में आएगा तो कौन सा समझ में आएगा? 19। तो सीधा सीधा आप ये सोच सकते हो कि 16 से लेके 18 मार्क्स तक के ये टॉपिक आप लोगों को कवर करवाएंगे मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और ये सिर्फ टॉपिक जो है ना, सिर्फ ये है कि क्लास 11th के लिए नहीं है, सिर्फ क्लास 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन इतना यूज नहीं होने वाला क्लास 12th के अंदर, बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा यूज होएगा लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। लेकिन ये वाला चैप्टर तो बार बार यूज हो क्लास 12th के अंदर। तो उस सेंस से पढ़ो कि भाई क्लास 12th का में भी ये यूज होने होएगा चैप्टर, तो हमारे बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए क्लास 11th के अंदर। क्योंकि जो मैं अभी जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा डिटेल में क्लास 12th में नहीं जाऊंगा, फिर मैं ये बोलूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ आप लोगों ने उस टाइम पे समझा था। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल ओनर, सिंगल पर्सन डूइंग द बिजनेस। बेटा 3 अकाउंट बनाता है वो। कितने अकाउंट बनाता है? 3 अकाउंट बनाता है। और इनको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है आप लोगों की बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का तो आपको पता है बेटा, बैलेंस शीट क्या बताती है आपको? एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमें पता है सर, डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं, क्रेडिट साइड पे हम सारे इनकम्स निकलते हैं। यहाँ से नेट प्रॉफिट, नेट लॉस थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा करी थी पीछे के चैप्टर्स में, लेकिन अब हम जाएंगे थोड़ा डिटेल के अंदर इस टॉपिक के अंदर। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने क्यों है सर? क्यों बनाने हैं सर? ये क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। पूरी कंपनी ने पूरे साल में क्या परफॉर्म करा, मतलब 1 अप्रैल 2000, जैसे मान लो 22 की अगर हम बात करें से लेके 31 मार्च 2023, तो ये एक साल हो गया। इसको क्या बोल दिया हमने? अकाउंटिंग ईयर 22-23। तो 22-23 के आप बेटा क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। क्यों बनाते हो? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि कंपनी ने प्रॉफिट करा कि लॉस करा। प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? लॉस भी हो सकता है। ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की पोजीशन भी बतानी है, और क्या बतानी है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कब बनते हैं बेटा ये? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग पीरियड मतलब एंड का मतलब क्या हो गया? 31 मार्च। कब बनते हैं? 31 मार्च, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट अर्नड और लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, के प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। और ईयर एंड पे बनते हैं। कब बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ईयर एंड पे, मतलब 31 मार्च को बनते हैं। तो अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड बेटा क्या है आप लोगों का? बैलेंस शीट है। चलो, क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। ट्रेडिंग, देख लो सोल प्रोप्राइटर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप एक और नाम क्या होता है इसका? इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और बैलेंस शीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट। अब ये टॉपिक ना काफी ज्यादा लाइट वेट टॉपिक है, हैवी नहीं है जितना डिप्रिसिएशन हैवी था। ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, सुंदर सा। ठीक है। ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा क्लास के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, घर पे जाके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से समझना, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से दो चीजें निकल के आती है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, या फिर क्या निकल के आता है? ग्रॉस लॉस निकल के आता है। और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, या फिर नेट लॉस निकल के आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। ठीक है। अब क्यों बनाते हैं? कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। अब मान लो पिछले साल, पिछला साल कौन सा था जो प्रीवियस ईयर जो खत्म हुआ? 21-22, और अभी कौन सा चल रहा है? 22-23। अब आपने 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, 21-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ये क्या बताते हैं? आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, और आपके मतलब प्रॉफिट के बारे में और लॉस के बारे में बता रहे हैं। तो बेटा हम देखेंगे ना कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट करा, इस साल हमने कितना प्रॉफिट करा, प्रॉफिट करा के लॉस करा, तो कंपेयर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? कंपेरिजन कर पाएंगे। हम अपनी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। मान लो मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी वो कंपेयर करना चाहती है अपने प्रॉफिट्स टाटा मोटर्स के साथ। किसके साथ? टाटा मोटर्स के साथ। तो कैसे कंपैरिजन करेगी? इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो मारुति जो है टाटा कंपनी की बैलेंस शीट को डाउनलोड कर लेगी, प्रॉफिट एंड लॉस को डाउनलोड कर लेगी, उसमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि भाई कंपनी कितनी सेल्स कर रही है, कितनी इसकी इनकम्स है, कितने इसके एक्सपेंसेस हैं। बेटा यहाँ पे डिटेल्स पता चलते हैं। किस चीज के डिटेल्स पता चलते हैं? एक्सपेंसेस के और इनकम्स के।
तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, ध्यान से सबसे पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मेरे साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। बेटा स्पेलिंग सही लिखना प्रोप्राइटर की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इन डालो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आफ्टरनून, वहाँ बैठ कर प्राची के साथ। वायलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, हेडिंग डाली बेटा, हेडिंग डाल ली, ठीक है। उसके नीचे 3 अकाउंट लिखो, नहीं इसके बाद देखो 3 अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर इस, नाम लिखो फटाफट से, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसके आगे लिखो टू फाइंड आउट, ऐसे लिखो प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। फिर सेकंड पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, prepared to find out 12:30 11 1:30 2 o'clock net 2 o'clock नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से बेटा क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब बेटा नेट प्रॉफिट का आप लोग क्या करते थे, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में प्लस करते थे, तो इसको सामने ऐसे लिख दो, एडेड टू कैपिटल ऑफ कंपनी, एडेड टू कैपिटल ऑफ कंपनी। और यहाँ पे नेट लॉस की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल ऑफ कंपनी, एडेड टू कैपिटल ऑफ कंपनी, सीओ मतलब कंपनी, और नेट लॉस जो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल ऑफ कंपनी। अभी कॉपी कर लेना, बाद में सुनते रहो अभी। ठीक, और थर्ड लास्ट क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। थर्ड हम बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, ठीक है। और बैलेंस शीट का आप लोगों को फॉर्मेट पता है, यहाँ पर क्या आते हैं बेटा, एसेट्स आते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाती है आप लोगों की, लायबिलिटीज आती है। ठीक है, सब चीजें गई दिमाग में, थोड़ी थोड़ी 3 चीजों की हम लोग बात करने वाले, और क्यों बना रहे हैं ना, हम क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए सर व्हाई दिस चैप्टर, ठीक है, व्हाई दिस चैप्टर, टू चेक द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, प्रॉफिट करा के लॉस करा। आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो रिजर्व्स, एक पॉइंट क्या लिखा रखा है आप लोगों का, रिजर्व्स। अब रिजर्व्स क्या होता है, जब आप लोगों के पास प्रॉफिट होता है ना कंपनी में, सर हम, अब तुम लोग मान लो कल को कंपनी ओपन करते हो, कंपनी में तुमने लेट सपोज एक साल में 10 लाख रुपए कमाए, अब क्या करोगे, 10 लाख सारा खर्च कर दोगे उसी साल, क्या करना चाहिए, कायदे से सारा खर्च कर देना चाहिए,
है, बोलो सर हमारा तो मन कर रहा था गाड़ी ले आए एक बढ़िया सी, तो हम तो सर एक BMW 10 लाख की डाउन पेमेंट करी, बाकी का लोन करवाया और एक BMW ले आए ब्लैक कलर की, मस्त 7 सीरीज। फिर क्या करना चाहिए? सेविंग्स। भाई कुछ पैसा बिजनेस में जोड़ के रखना चाहिए, कल को क्या पता बिजनेस के अंदर कौन सी चीज के लिए आपको क्या पड़ जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो जो बिजनेस की जो सेविंग्स होती है उसको नाम क्या दिया बेटा हमने? रिजर्व्स का। तो रिजर्व्स कहाँ से निकलते हैं? प्रॉफिट्स में से। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आप कंपनी में क्या बना सकते हो? रिजर्व्स बना सकते हो। देखो, रिजर्व्स आर सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स आर सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, सेविंग्स है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहती है मार्केट के अंदर? स्ट्रांग रहते हैं ना। कल को कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट के अंदर, कमाई का नया वो आता है, आई वुड से अपॉर्चुनिटी आती है, तो अगर आपके पास पैसे है तो फटाफट से कमा के आप निकल सकते हो। जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, मतलब सेविंग्स ही नहीं है, पैसे नहीं है, वो कैसे कमाएगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? बिजनेस में भी पैसे कमाने के लिए क्या होता है सर? बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, अब जैसे ना एग्जांपल ले लो, मान लो किसी को अपनी प्रॉपर्टी इंस्टेंट सेल कर दी थी, उसको जाना था बाहर कहीं पे, प्रॉपर्टी को उसको क्या करना है? फटाफट से बेचना। अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख में बेच रहे हैं। अब आपके पास पैसे है तो फटाफट से उसको क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो, और आराम से 1-2 महीने के अंदर आप उसको 1 करोड़ बेच दो, 30 लाख रुपए कमा लिए। नहीं, कब हो सकता है? जब आपके पास हाथ में क्या है? सेविंग्स है। अकाउंटिंग रेशोज। अब बेटा अकाउंटिंग रेशोज ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, किसके अंदर? क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे, क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे हम लोग कौन सी रेशो? अकाउंटिंग रेशोज। अब अकाउंटिंग रेशोज क्या होती है बेटा? ये जो अकाउंटिंग रेशोज है ना, ये एक तरीके से सोच लो नंबर्स है। क्या है? अर्थमेटिक नंबर्स है। नंबर्स निकलते हैं कहाँ से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और बैलेंस शीट में। इनसे हम पता लगाते हैं कि इस कंपनी में हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, क्लास 12 में इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब याद है चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन लोगों के लिए बना रहे हैं। तो बेटा कुछ इंटरनल यूजर्स है कंपनी के खुद के, जैसे ओनर। अब तुम लोगों की कंपनी है, तुम लोगों को देखना है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, तो क्या बनाओगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे। बेटा आपकी कंपनी की मैनेजमेंट, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट जो मैनेजर्स वगैरह काम जो कर रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये देखने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए बना रहे हैं, अपनी पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि हमारी कितनी स्ट्रांग पोजीशन हो चुकी है, हमारे पास कितनी सेविंग्स पड़ी है, कल को अगर हमें एक ब्रांच और ओपन करनी है, क्या हम एक ब्रांच को ओपन कर सकते, नहीं कर सकते, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने के लिए। और कुछ क्या होते हैं बेटा? एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर के लोग जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है। कौन? जैसे कि इम्प्लॉइज। इम्प्लॉइज को क्या चाहिए? अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, वो आ जाते हैं आप लोगों से क्या मांगने के लिए? सर हमारी वेजेस बढ़ा दो, सर हमें बोनस दे दो, हमको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दो, जब हम रिटायर होंगे तो हमें क्या चाहिए? और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो इम्प्लॉइज आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चेक करते हैं? देखने के लिए हमारी कंपनी कितना कमा रही है। ज्यादा कमा रही है तो इससे क्या मांगो? पैसे। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देते हैं ना, तो उनको पूरा हक है ये पता होने का कि उन्होंने जो आपको जो पैसा जो दिया, उस पैसे से आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। बात करते हैं फिर दोबारा से क्रेडिटर्स। वही पैसे दिए भाई उन लोगों ने, वो लोग देखना चाहते हैं आपकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। दो वर्ड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। गवर्नमेंट ये देखने के लिए कि भाई कंपनी अगर इतना कमा रही है तो क्या ये प्रॉपर टैक्सेस पे कर रही है, नहीं पे कर रही। रिसर्चर्स, ये वो लोग हो गए जो आपकी कंपनी में क्या कर रहे हैं? रिसर्च वगैरह करके लोगों को बता रहे हैं कि इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने। और बाकी पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक क्या करती है? आप कंपनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। अगर मैं बात करूँ ना, आपकी कंपनी अगर इंक्रीज होती है, ग्रो करती है, तो आप किसको रखते हो काम पे? पब्लिक को। ठीक है, तो वो इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए। अब एक बात बताओ ना, आजकल को आपको अपॉर्चुनिटी मिले एप्पल कंपनी में काम करने के, एप्पल कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट आप लोगों को संभालना है, बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी बड़ी कंपनीज पे, गूगल कंपनी में जाना, ठीक है, एप्पल कंपनी में करना, तो पब्लिक भी ये देखती है भाई कितनी बड़ी कंपनीज है, इसका नाम ही इतना बड़ा है ना। एक जगह मान लो एप्पल कंपनी है, वो आपको सैलरी दे रही है 10 लाख रुपए। एक दूसरी कंपनी जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, वो सैलरी दे रही है मान लो आपको 12 लाख रुपए। लेकिन फिर भी इम्प्लॉय पता है कौन सी कंपनी में जाना पसंद करेगा? एप्पल। ठीक है, ब्रांड नेम टैग। ठीक है, आपको पता है कि आज अगर मैं कम में लग जाऊंगा इस कंपनी के अंदर, लेकिन फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ ना, इस कंपनी को जब भी मैं छोड़ के जाऊंगा ना, तो बाहर मेरी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बहुत सारे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। टैग हो जाएगा कि भाई एप्पल कंपनी का ये क्या था? एम्प्लॉय था। ठीक है, अब जब आप लोग स्टार्टिंग में आए थे तो मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाया था और एक क्या समझाया था आप लोगों को? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझाया था। चलो फटाफट से किसी को याद है तो बता दो एक बार, क्या होता था? याद है? बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बड़े बड़े खर्चे, बिग एक्सपेंसेस आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बड़ा खर्चा एज इन आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी, कोई मशीनरी परचेज करी, जिससे बेनिफिट मिलेगा आपको 1 साल से ज्यादा का।
अब बेटा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है ना, देखो ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं? अर्निंग कैपेसिटी। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस टॉपिक से उठ के। ठीक है, सिर्फ इस डिफरेंस को आप एक बार लर्न कर लेना। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे। इट इज इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर यूज इन बिजनेस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या परचेज कर रहे हो बेटा आप? फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हो। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रनिंग ऑफ बिजनेस में जरूरी है, एम्प्लॉइज को सैलरी पे करना, ऑफिस के रेंट पे करना, ये सारा क्या है आप लोगों का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि एवरी मंथ आपको इस खर्चे को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है, रेगुलर नेचर का। इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस ना बेटा। अगर आप तुम मशीन ज्यादा परचेज करोगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, इट इज इनकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। जब तक आप ऑफिस नहीं लोगे, रेंट पे नहीं करोगे, वर्कर्स को सैलरी नहीं पे करोगे, प्रॉफिट्स कैसे कर पाओगे? ठीक है, आगे पीरियड की बात करें, इट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर। इसका जो बेनिफिट जो है, इसका जो बेनिफिट है, 1 साल से ज्यादा जिस चीज का बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका बेटा बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये डेबिट करते हो एसेट अकाउंट के अंदर। जैसे आप लोगों ने अभी डिप्रिसिएशन पढ़ा, मशीनरी आपने परचेज करी थी तो आपने उसको डेबिट करा, क्योंकि वो क्या थी? फिक्स्ड एसेट थी। और बेटा मशीन के ऊपर जो आप इंस्टॉलेशन का खर्चा करते थे, 4 लाख की मशीन, 1 लाख का इंस्टॉलेशन, तो मशीन कितने की बोलते थे? 5 लाख की। तो आपने क्या मशीन की वैल्यू के अंदर 1 लाख का इंस्टॉलेशन डेबिट करा? नहीं करा। क्या मशीन की वैल्यू, आपने मशीन ली 4 लाख की, तो आपने मशीन डेबिट करी 4 लाख रुपीज। फिर आपने इंस्टॉलेशन में 1 लाख रुपीज लगाए। जनरल एंट्री क्या पास करते थे? इंस्टॉलेशन की मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिर मशीन को डेबिट कर देते 1 लाख से। अब मशीन कितने की डेबिट हो गई? टोटल 5 लाख रुपीज की। तो ये जो खर्चा है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको आप डेबिट करते हो किसके अंदर? एसेट अकाउंट के अंदर। एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, जितना खर्चा करोगे उससे एसेट की वैल्यू क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। और इट इज डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। इसको किस में डेबिट करोगे? एक्सपेंस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसके अंदर आप इसको क्या कर दोगे बेटा? डेबिट कर दोगे। या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी किस पे डाल दोगे? डेबिट में डाल दोगे। लेकिन ये जो एसेट एंड एसेट, ये पता है कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में। ये कहां पर जाएगा? इट इज शोड इन द बैलेंस शीट। और ये जो एक्सपेंसेस है, ये तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेंगे या फिर कौन से अकाउंट में दिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये एक एसेट अकाउंट होता है और ये एक एक्सपेंस अकाउंट होता है। ठीक है, खत्म हो गया डिफरेंस, सो सिंपल। तो अगर कोई आपसे कोई ये डिफरेंस पूछता है, आराम से लिख दोगे। जैसे कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड, इसके एग्जांपल्स ले लो। जैसे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, लैंड कोई बिल्डिंग परचेज करी, आपने रेंट पे करा या डिप्रिसिएशन वगैरह लगाया। डिप्रिसिएशन भी कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलो कोई एक बार बताओगे। आपको बताना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेकंड हैंड कार वॉज परचेज फॉर 1 लाख। कार परचेज करी 1 लाख रुपीज की। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, मतलब उसको ठीक करवाने में कितने पैसे लग गए? 10,000 रुपए। सेकंड हैंड कार थी तो उसके ऊपर कुछ पैसे लगे उसको ठीक करवाने के लिए। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा 10,000 का? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब तक उसको ठीक नहीं करवाओगे वो चलेगी कैसे? तो जैसे मशीन है, उसको जब तक इंस्टॉल नहीं करवाओगे तो मशीन चलेगी कैसे? तो वो मशीन की वैल्यू में ऐड करते थे ना। तो कार तुम्हारी कितने की पड़ी? 1 लाख प्लस 10,000, 1.1 लाख रुपीज की आपकी कार होगी। तो दोनों एक्सपेंडिचर कैसे है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आगे है। अरे ओवरहॉल मतलब इसको ठीक करवाना। जब तक तू कार को ठीक नहीं करवाएगा तो चलाएगा कैसे? सेकंड हैंड कार थी ना, जिससे तूने उठाई, उसकी कार ही खराब पड़ी थी। अब जब तक तू उसमें पैसे नहीं लगाएगा तो यूज कैसे करेगा? और फिर वो सालों तक क्या करती रहेगी? 1 साल से ज्यादा का आपको बेनिफिट देगी। 25,000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन आप लोगों ने करा। रिपेयर्स फॉर 5,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन ऑफ द ऑफिस, एसी लगाया, अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसी लगाया ना, एसेट है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आप लोगों का। ठीक है, ध्यान से अब आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो नेक्स्ट। स्टेट द रीजंस वेदर फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ अ मशीन। एक मशीन को आपने इंपोर्ट करा और उसके ऊपर आपने क्या पे करा? टैक्सेस पे करा। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? कि जब आप बाहर से, मान लो यूएसए से, आपने अपने लिए स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स बाइक मंगवाई, किसी दिन आपने हायाबुसा मंगवाई आप अपने लोगों के लिए। ठीक है कि सर हायाबुसा खरीदेंगे 17 लाख रुपीज की, तो उसके ऊपर क्या लगा बेटा? कस्टम ड्यूटी लगी, टैक्सेस लगे। तो कौन सा एक्सपेंडिचर? जो टैक्स जो लगा, तो कैसा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो तुम्हारी बाइक थी वैसे 14 लाख की, और उस पर कस्टम ड्यूटी लगी 3 लाख रुपए की। टोटल बाइक तुम्हें कितने की पड़ी? तुम्हारे को बाइक कितने की पड़ी? एसेट कितने की पड़ी? तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा?
ठीक है, ऐसा सुना है ना तुम लोगों ने, बाहर से स्पोर्ट्स कार बंदे ने मंगवाई, मान लो 2 करोड़ रुपीज के, और उस पर 1 करोड़ का टैक्स पे करा, 1-1 करोड़ का भी टैक्स चला जाता है। तो वो कार कितने की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 3 करोड़ की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन, वेजेस किस चीज के लिए पे करी, इंस्टॉलेशन के लिए। और इंस्टॉलेशन करवाना जरूरी था कि नहीं जरूरी था, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर सीधा पता है क्या बोला होता, वेजेस, तो वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये सोचो वेज किस पे लग रही है, इंस्टॉलेशन, मशीन की इंस्टॉलेशन के ऊपर। अगर कल को ये मैं इंस्टॉलेशन नहीं करवाऊंगा, मशीन चलेगी क्या, नहीं चलेगी, तो ये क्या बना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलता वेजेस पेड फॉर द फैक्ट्री वर्क, वेजेस पेड फॉर द फैक्ट्री वर्क, तो ये क्या हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। आगे, 5,000 स्पेंड ऑन रीपेंटिंग द फैक्ट्री, आपने फैक्ट्री को क्या करवाया, रीपेंट करवाया। हर साल करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि 5,000 का छोटा सा खर्चा था रीपेंटिंग का, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटा छोटा पेंटिंग हर साल मान लो फैक्ट्री में लगती रहती है। रिपेयर्स फॉर 2,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द मशीन, रिपेयर्स ऑफ 2,000 नेसेसिटेड मतलब जरूरी है, 2,000 रुपए का रिपेयर्स मशीनरी के अंदर। ये क्यों जरूरी था, नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर, एक ऑपरेटर था वो मशीन को ठीक करना भूल गया, तो अब मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कितने का रिपेयरिंग मांग रही है, 2,000 रुपए का। कैसा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी भी तो तुमने ऊपर करा तो था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये देखना, रिपेयर्स 5,000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस, तो रेवेन्यू तुम लोगों ने बोला, अब लोग तुम एकदम कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बोल रहे हो। बेटा रिपेयर्स हुई है मशीन की, क्या हुई है, रिपेयर्स हुई है मशीन। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन मशीन जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए कोई वेजेस पे करा, वो भी क्या है आप लोगों का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मशीन की एवरी टाइम जो रिपेयर्स है, जैसे तुम लोगों ने अभी कार परचेज कर ली मान लो, नहीं, हर साल उसकी क्या होती है, सर्विसिंग होती है, तो वो क्या है आप लोगों का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन तुम कार लेकर आए, नई नई कार, और नई कार से तुम्हें व्हील्स पसंद नहीं आ रहे, तो तुमने लाते के साथ ही पहले उसके अंदर अलॉयज डलवा दिए, फिर उसके अंदर क्या लगा दिए, बढ़िया महंगे से सीट कवर्स वगैरह डलवा दिए, वो क्या बन जाएंगे आप लोगों के, एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर ले जाएंगे, क्योंकि सालों साल चलेंगे ना फिर वो आप लोग को। चलो आगे, 10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, 10,000 पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बार बार पे करना पड़ता है। अच्छा, फिर मैंने आपको दो चीजें समझाई, एक समझाई थी कैपिटल रिसिप्ट और एक समझाई थी रेवेन्यू रिसिप्ट, चैप्टर 2 के अंदर ही। कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस था, फटाफट से, इसके बीच में भी क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, थ्योरी इज नेसेसरी, तो पढ़ना जरूरी है, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे थे डिफरेंस का। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, इट इज द अमाउंट राइज बाय सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो या तो अगर मेरी दुकान है ना, तो मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूँ, मान लो मेरी छोले भटूरे की दुकान होती, तो मैं अगर आपको छोले भटूरे बेच रहा हूँ, तो वो क्या है मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अभी मेरी क्या है ना, सर्विसेज देना, मेरा आपका बिजनेस है, टीचिंग बिजनेस, तो ये भी क्या है मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट, जो ट्यूशन फीस नहीं, जलेबी की दुकान नहीं है बेटा, छोले भटूरे की दुकान। तो ये क्या है बेटा, मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और बात करते हैं, इफ द अमाउंट इज रिलाइज बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट, मान लो कभी मैंने कोई फिक्स एसेट बेच दी, अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी, या मान लो साथ वाले अंकल की कोई प्रॉपर्टी बिकवा दी, कमीशन कमीशन आ गया, XYZ, मतलब कभी मैं जा रहा था तो किसी का वॉलेट दिख गया, तो 2,000 के 2 नोट तो वो मेरे पास आ गए, तो ये सारी क्या है मेरी कैपिटल रिसिप्ट। क्या है, सारी कैपिटल रिसिप्ट। लॉटरी निकल गई एक बार 2 करोड़ की, वो क्या है मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, मतलब बाकी जो पैसा कहीं से भी आया हो ना, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, डाका मारना, कुछ मर्जी, वो सारा क्या है बेटा आप लोगों का कैपिटल रिसिप्ट। मतलब जो आपके बिजनेस से पैसे आ रहे हैं, मान लो मौसी आई घर पर पैसे देकर गई 1,000 रुपए, कौन सी रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, क्या, कैपिटल बेटा, बिजनेस थोड़ी ना मौसी से पैसा लेना। वो तो कभी हो गया हो गया, जो बिजनेस से पैसे आ रहे हैं वो क्या, देखो फंस गए अब आप लोग। बताओ, दोस्त से पैसा ले लिया, 500 रुपए दे दे भाई, लौटा दूंगा फिर बाद में, कैसी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या पड़ेगी फिर दोबारा, अभी तेरा बिजनेस नहीं ना, तो सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो आपके पास बिजनेस है पैसा, बाकी जो भी पैसे आए ना, कुछ नाम हो, वो क्या होगा आप लोगों का कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप लोग कहाँ दिखाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा कौन सी साइड पे दिखाओगे, क्रेडिट साइड पे। बेटा ये आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो कौन सी साइड पे दिखाओगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंसेस जाते हैं डेबिट साइड पे। और बेटा जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कहाँ पर दिखानी होती है, बैलेंस शीट के अंदर।
रेवेन्यू रिसिप्ट कैसी नेचर की है? रिकरिंग नेचर की, क्योंकि एवरी मंथ मेरे पास अपने बिजनेस से क्या आती रहती है? इनकम। रिकरिंग नेचर क्या होता है? बार बार रेगुलर बेसिस पे जो पैसे जो आ रहे हैं। और ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर, कभी कभार होने वाली चीज। भाई लॉटरी थोड़ी ना हर महीने लॉटरी निकलती रहेगी, कभी निकल गई जिंदगी में, किसी की निकल गई, हर किसी को तो निकलती भी नहीं। ठीक, आगे। और प्रॉपर्टी बेचना ऐसा भी नहीं है कि मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी तो बेचता है चलो कभी भी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर साल प्रॉपर्टी बेच रहा है, हर महीने प्रॉपर्टी बेच रहा है, उससे कुछ पैसे आ रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन। नॉर्मल आप जो बिजनेस जो कर रहे हो उससे जो पैसे आ रहे हैं वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स व्हिच आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स। ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है भाई। ठीक है, पैसे दिख गए थे, पर्स दिख गया था, पैसे उठा लिए, वो मेरा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। मेरा बिजनेस नहीं है कि पैसे ऐसे उठाना करना। ठीक, चलो आगे। इस वाले पॉइंट को अभी के लिए छोड़ दो, फिर बाद में आपको बताएंगे। किसी का, हाँ उसके लिए फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया ना। चोर के लिए चोरी करना बेटा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने अगर बैंक से लोन लिया, मेरे पास पैसे आए और मैंने वो पैसा बिजनेस में लगाया, अब वो मेरा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट के कैपिटल रिसिप्ट? पैसा तो आया ना मेरे पास। अब वो कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट के रेवेन्यू रिसिप्ट? सोचो। रिसिप्ट तो है ना, पैसा तो आया, लेकिन पैसे कहाँ से आया? बैंक से लोन लेकर आया। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा भाई बैंक लोन दे दे। उसने कहा क्या करेगा? मैंने कहा कैपिटल रिसिप्ट। मेरा बिजनेस थोड़ी ना लोन लेना। लेकिन अगर बैंक लोन लेकर आया आरबीआई से, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बेटा, डॉल मौके पे चौका मार गई। तुम लोग ऐसे बैठे रह गए बता। चलो, अब यहाँ तक का आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ तक सिर्फ क्या था?